यानी अपनी जगह बनाता है। अब जगह बनाने के लिए ऑफ कोर्स सबसे पहले मुझे कोई ना कोई एक ऐसा डेटाबेस होगा रियल वर्ल्ड में। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक अदर हार्ड कोडेड या एक अदर लोकल स्टोरेज या इन मेमोरी एरे स्टोरेज बना लेता हूँ। आपको याद है हैकाथॉन 2 फेज 1 में आपको क्या कहा गया था, इन मेमोरी चीज़ बनानी है टू डू ऐप। इन मेमोरी का क्या मतलब कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर ही कोई एक एरे हो। राम भाई यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एरे बना लिया। क्या बनाया, सबसे पहले यहाँ पे एक एरे क्रिएट किया मैंने। अब यहाँ प्लीज सारी बातें बंद। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक इन मेमोरी वेरिएबल बना लिया, यानी मेरी फाइल में ये एरे होगा। जो भी यूजर ऐड होगा वो क्या होगा, इस एरे में जाके ऐड हो जाएगा। हैकाथॉन्स की सूरत में या रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में क्या होगा, आपका यूजर कहाँ पे स्टोर होगा, डेटाबेस में। अब ऑफ कोर्स यूजर का मुझे एक स्कीमा क्रिएट करना पड़ेगा। यूजर से मैं जो मैं डिटेल लूंगा वो किस तरह लूंगा, उसका कोई ना कोई शेप होगा या कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा या स्ट्रक्चर होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मॉडल क्रिएट करेंगे, एक क्लास बनाएंगे। अब वो क्लास कौन सी लाइब्रेरी से आएगी, पाइडेंटिक से। अच्छा, मैंने सारे इंपोर्ट्स भी ऑलरेडी यहाँ कर लिए ताकि जो है हमें बार बार इंपोर्ट ना करना पड़े। और ये वही लाइब्रेरी से जो है वो चीज़ें इंपोर्ट हो रही है जो मैंने आपको शुरू में बताया था इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक क्लास बनाऊंगा यूज़र के नाम की। मैंने यहाँ पे क्लास बनाई, क्लास यूज़र क्रिएट। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक अदर यूजर नेम लिखा। यूजर नेम की टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग। मुझे यूजर से अभी फिलहाल दो चीजें ही चाहिए, एक यूजर नेम और दूसरा पासवर्ड। और इसकी टाइप भी ऑफ कोर्स स्ट्रिंग ही होगी। मैंने यहाँ पे टाइप किसके थ्रू बनाई, ऑफ कोर्स क्लास के थ्रू तो बनाई, बट कौन सी लाइब्रेरी को यूज किया, पाइडेंटिक को। कोई बता सकते हैं या पाइडेंटिक यूज हो रही है या नहीं हो रही है, या इंपोर्ट तो हो रही है। तो जो लोग कह रहे नहीं हो रही वो क्यों कह रहे हैं, उसके राउंड ब्रैकेट्स में मुझे एक चीज लिखनी पड़ेगी जो इटसेल्फ क्लास पाइडेंटिक से इंपोर्ट हो रही है, जिसका क्या नाम है, बेस मॉडल। क्या नाम है इसका, बेस मॉडल। इससे क्या होगा, कौन सा हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट आता है, पॉलीमॉर्फिज्म। कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, पॉलीमॉर्फिज्म। इन कैप्सूल 4 है, कोई सारे बोलते एक तो सही होगा। हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आता है। इनहेरिटेंस क्या होता है कि जो फीचर्स पेरेंट क्लास में है वही सारे फीचर्स चाइल्ड क्लास में भी आ जाए। तो ये हमारा क्या हो गया, इनहेरिटेंस हो गया। हमने दो चीजें कर ली यहाँ। अगर मैं इसको यहाँ पे लिया, एक फास्ट एपीआई का इंस्टेंस बना लिया, एक इन मेमोरी डेटाबेस बना लिया, और यहाँ पे फिर भैया मैंने क्या किया, एक क्लास बना लिया। ऑफ कोर्स अभी हम पढ़ने की हद तक है तो हर चीज़ ये क्या हो रही है, एक ही फाइल में हो रही है। बट साफ सुथरे कोड के लिए, मेंटेनेबल कोड के लिए क्या होगा, हम इसको मॉड्यूलर अप्रोच में इस पे काम करेंगे। नाउ इज द टाइम कि भाई मैं क्या करूँ, एक एंड पॉइंट बनाऊँ जिसका नाम होगा app.post। क्या नाम होगा, app.post। पोस्ट क्यों होगा, पोस्ट का क्या मतलब होता है, डेटा सर्वर पे भेजना। तो यूजर क्या करेगा, यूजर नेम लिखेगा, पासवर्ड लिखेगा, डेट ऑफ बर्थ लिखेगा, 50 चीजें लिखेगा। और जब वो क्लिक करेगा तो क्या करेगा यूजर, कि वो हमारी एप्लीकेशन के सर्वर पे अपना डेटा भेज रहा है। क्या कर रहा है, अपना डेटा भेज रहा है। तो डेटा जब भी भेजते हैं तो क्या करते हैं, हम पोस्ट रिक्वेस्ट सर्वर पे करते हैं, जिसका नाम मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख लिया फॉर एग्जाम्पल रजिस्ट्रेशन लिख लिया, साइन अप लिख लें, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, साइन अप। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक अदर फंक्शन बनाऊंगा डेफ
साइन अप का, जिसमें मैं टाइप क्या रखूंगा, यूजर, और यूजर की मैं क्या टाइप रखूंगा, यही क्लास जो मैंने यहाँ पे बनाई है। यूजर का एक वेरिएबल बनाया मैंने, या पैरामीटर पास किया फंक्शंस की ज़बान में, और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे मैंने पास करा दिया। सिंपल इज दैट। अच्छा, यहाँ पे एक एज केस है। क्या है यहाँ पे, एज केस, जो मैं वोकैबुलरी बोल रहा हूँ, ऑफ कोर्स एज केस। मैं एक यूजर, आपने गवर्नर हाउस में एक दफा एडमिशन लिया, एक स्कूल में एक दफा एडमिशन लिया। एक दफा स्कूल में एडमिशन लेने के बाद क्या, अगर आप स्कूल के प्रिंसिपल होते तो क्या आप ये चाहते कि वो स्टूडेंट बार बार उसी स्कूल में एडमिशन ले? सोचें, किसी भी स्टूडेंट के पास या आपकी एप्लीकेशन के किसी भी यूजर के पास क्या ये फैसिलिटी, ये फीचर होना चाहिए कि वो एक ही एप्लीकेशन पे बार बार साइन अप करता रहे? नहीं। तो ये क्या है, एक अदद एज केस है। ये एक प्रोग्रामिंग का टर्म है जिसका क्या नाम है, एज केस। एज केस का मतलब कोई ऐसी सूरत जो आपकी एप्लीकेशन को खराब ना कर दे, तो आप उसको क्या करते हो, एज अ डेवलपर उस चीज़ को हैंडल करते हो। एज केस का क्या मतलब है, आप कोई भी चीज़ पहले, कोई अनहोनी, कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए उस चीज़ को आप क्या करते हो, पहले हैंडल करते हो, उसको मैनेज करते हो। आपका बैंक अकाउंट है, क्या आप बैंक बैलेंस से ज़्यादा, बैंक बैलेंस से, अपने बैंक बैलेंस से ज़्यादा अकाउंट विड्रॉ कर सकते हो? नहीं। ऐसा होता तो क्या बात थी, लाइफ के सारे टेंशन खत्म हो जाते। ठीक है, तो आप पहले क्या करते हो, चेक करते हो कि अगर एक यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, अब गौर से सुनिए, अगर एक यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो उसको एक मैसेज दे दो कि भाई यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब आप मुझे एक बात बताएं, मैंने अभी जो जुमला कहा, अगर यहां पे यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो उसको एक मैसेज आ जाएगा यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्या कहा मैंने, अगर। जब भी प्रोग्रामिंग में अगर मगर करना हो तो हम क्या करते हैं, फॉर लूप लगाते हैं, व्हाइल लूप लगाते हैं? नहीं, लगा तो वैसे फॉर लूप भी लग सकते हैं, खैर नहीं, वो तो खैर प्रोग्रामिंग की अलग बात है। जब भी प्रोग्रामिंग में अगर मगर करना हो तो क्या करते हैं, इफ एल्स की हम कंडीशन यहाँ पे लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ एग्जिस्टिंग अंडरस्कोर यूजर, सॉरी स्पेलिंग गलत होगी, इन फेक यूजर, उसका क्या नाम है मेरे एरे का, फेक यूजर्स डीबी। अगर एग्जिस्टिंग यूजर, और ये इसका सिंटैक्स आपको पता है, ये एक नया वेरिएबल है जो मैंने बनाया। इसको अगर मैं चलिए पहले पूरे कोड को लिख लूँ फिर मैं बताऊंगा। तो क्या करो, रेस करो HTTP एक्सेप्शन स्टेटस कोड 400 यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, अनडिफाइंड नेम यूजर एग्जिस्टिंग नेम। क्यों भैया, ये तो मेरा ही वेरिएबल है। अच्छा, मुझे फॉर का एक लूप लगाना, फॉर, ठीक है। अब मैं इस कोड को यहाँ लाता हूँ ताकि आप लोगों को समझा सकूँ। ओके बस, ये मैंने क्या किया, एक कोड लिखा। अब इंडेंटेशन वगैरह सब आपको समझ आ ही रहा होगा, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ये मैंने क्या किया, एक साइन अप का फंक्शन बनाया और यहाँ पे मैंने लिखा फॉर एग्जिस्टिंग यूजर। ये एग्जिस्टिंग यूजर क्या है, मेरा एक नया वेरिएबल है, और ये फेक यूजर्स डीबी क्या है, वो एरे है जो मैंने यहाँ पे पहले क्रिएट किया था। यहाँ पे क्या किया था, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया था। आई थिंक लिंक देख लें, यहाँ पे ज़्यादा समझ आ गया। यहाँ समझ आ रहा है? चले, एक ही बात है, अभी लड़ाई ना करें, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया
जिसका क्या नाम था फॉर, एक लूप लगाया मैंने और यहाँ पे मैंने एक नया वेरिएबल बनाया। ये पाइथन का सिंटैक्स है, आप क्वार्टर 3 में पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जिस्टिंग यूजर्स इन फेक यूजर्स डीबी। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल बना रहा हूँ जो मैं क्या करूँगा इस फॉर लूप के स्कोप में यूज करूँगा। और यहाँ पे मैंने लिखा इन यूजर्स डीबी कि भाई अगर एग्जिस्टिंग यूजर एग्जिस्ट करता हो पहले से ही मेरे डेटाबेस में, तो क्या करो भाई उसको एक मैसेज रिटर्न करवा दो। अच्छा, मैंने फॉर लूप और इफ स्टेटमेंट क्यों लगा? यहाँ इफ पे तो आप समझ जाएंगे, आपने ही मुझे जवाब दिया कि इफ की कंडीशन तो हमने इसलिए लगाई क्योंकि जब भी प्रोग्रामिंग में अगर मगर करना होता है तो इफ एल्स करते हैं। आपका एक सवाल पूछता है यार फॉर लूप लगाने की क्या नीड थी? एग्जैक्टली, फॉर लूप का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई हमें हर यूजर पे वो चीज ट्रैक करनी है। और आपको पता है प्रोग्रामिंग में जब भी आप सेम काम रिपीटेटिवली कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? सेम काम। प्रोग्रामिंग में जब भी आप सेम काम रिपीटेटिवली करते हो तो एक लूप लगता है। और वो दो तरह के लूप्स हो सकते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। अब कब फॉर लूप लगता है कब वाइल लूप लगता है वो बात की बहस है, वो अभी हमारी बहस नहीं है, ठीक है। प्रोग्रामिंग में जब भी, जैसे अभी रमजान आ रहा है, आप इफ्तार में लगातार पकौड़े खाएंगे तो एक के बाद एक के भैया आप क्या कर रहे हैं? लगातार सेम काम कर रहे हैं पकौड़े खाने का। मैं आपसे बोलूं ग्राउंड के 5 चक्कर लगाएं तो आप क्या कर रहे हैं? सेम काम रिपीटेटिवली 5 मर्तबा कर रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग में जब कभी सेम काम करना हो आपको तो आप लूप लगाते हैं। अब आपने क्या किया, अब यहाँ पे कौन सा सेम काम ऐसा है जो आप रिपीटेटिवली कर रहे हैं? वो ये है कि आप, अब एरे है, क्या है यहाँ पे? एरे में क्या होता है? एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर होती है, ऐसा ही है? तो नई बात तो नहीं है ये? एरे में क्या होता है? एक से ज़्यादा वैल्यूज स्टोर होती है। आपको क्या करना है? हर यूज़र पे जाके ये ट्रैक रखना है, हर यूज़र की फील्ड पे जाके ये ट्रैक रखना है कि कहीं ये वही यूज़र तो नहीं है जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका है। इसलिए यहाँ पे आपने फॉर लूप लगाया और यहाँ पे इफ की कंडीशन जो आपने मुझे खुद बताई। तो ये एक कॉन्सेप्ट छोटा सा यहाँ पर है। हमने यहाँ पे एज केस कर लिया, एज केस को हैंडल हमने यहाँ पे कर लिया। अब क्या करूँ? अब यहाँ पे मेन काम आएगा मेरा, क्या आएगा यहाँ पे? अब मेरा मेन काम आएगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे एक जो है वो, मैं यहाँ पे क्या करूँगा? यहाँ पे एक अदद जो है वो हैशर यूज़ करूँगा। वही कॉन्सेप्ट जो अभी हमने डिस्कस किया कि यूज़र जब कभी आएगा उसका यूज़र नेम तो ऑलरेडी ऐसे ही चला जाएगा, वो मसला नहीं, वो सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, लेकिन उसका पासवर्ड क्या होगा? हमेशा हैश होगा। क्या होगा? हमेशा हैश होगा। तो वो किस तरह होगा? मैं कहाँ पे आऊँगा? अपने इस फॉर लूप के लेवल पे आऊँगा, ठीक है। कहाँ पे आऊँगा? अपने इस फॉर, देखिए मेरा कर्सर कहाँ पर है? ठीक इस फॉर लूप के नीचे। अभी मेरा कर्सर कहाँ है? ये फॉर लूप पर है, ठीक है। ये मेरा कर्सर कहाँ है? ये फॉर लूप के लेवल पर है। देखिए मैं हाईलाइट करके दिखा दिया, ये सजेशन वाला कंफ्यूज कर रहा होगा। ये मेरा कर्सर है, ये किस लेवल पर है? फॉर लूप पे। मैं इसी के नीचे आऊँगा और यहाँ पे क्या करूँगा? अब मैं अपना हैशिंग वाला काम यहाँ पे करूँगा। और वो हैशिंग वाला काम मैं कैसे करूँगा? आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि ऊपर यहाँ पे मैंने PWD मतलब पासवर्ड, LID मतलब लेवल, यानी इस लाइब्रेरी से मैंने ऑलरेडी एक हैशर मंगवाया हुआ है। और दूसरा काम मैंने क्या किया है? मेन जो मेरा हैश होगा पासवर्ड वो कहाँ पे होगा? इस bcrypt हैशर के फंक्शन से। तो ये दो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे यूज़ की हुई है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा? इसको इस फॉर लूप के लेवल पे मैं यूज़ करूँगा bcrypt इज इक्वल्स टू पासवर्ड, bcrypt हैशर। मैंने एक वेरिएबल बनाया, सही, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। और मैंने यहाँ पे क्या किया? एक क्लास को इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करके यहाँ पे मैंने क्या किया? इस क्लास को यूज़ किया। ये क्लास जिम्मेदारी लेगी कि भाई मुझे यहाँ पे अपने पासवर्ड को
हैश करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हैश द पासवर्ड बिफोर स्टोरिंग इट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने वो एज केस देखा कि भाई यूज़र अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो उसको एक मैसेज रिटर्न कर दो। अच्छी बात नहीं है ना, एक ही यूज़र बार बार आए जा रहा है। अब हमने क्या डिस्कस किया था कि जब भी यूज़र कभी रजिस्टर करता है तो वो कभी भी जो है वो उसका पासवर्ड डायरेक्ट स्टोर नहीं होता, उसका पासवर्ड डायरेक्ट कभी स्टोर नहीं होता। सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो है सिक्योरिटी थ्रेट, सही है। अब यहाँ पे यूज़र, अच्छा ये काम कब होता है, यूज़र के साइन अप करते ही वो काम होता है। कहाँ पे होता है, यूज़र के साइन अप करते ही वो काम होता है। तो यहाँ पे अभी तक हमने दो काम किए, एक एज केस देखा और अब हम क्या करें, उस यूज़र के पासवर्ड को हैश करें। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ हैश पासवर्ड इज इक्वल्स टू bcrypt पासवर्ड जो मेरा ऊपर का वेरिएबल है, bcrypt पासवर्ड डॉट हैश, और यहाँ पे मैं लिखूंगा यूज़र डॉट पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको रिटर्न करवा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैंने इस चीज़ को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने क्या किया है, एक क्लास को यहाँ पे मैंने स्टोर करवाया, ठीक है। हैश पासवर्ड इज इक्वल्स टू, अब ये वो लाइन है, ये वो पर्टिकुलर लाइन है जो मेरे पासवर्ड को क्या करेगी, हैश करेगी। क्या करेगी, मेरे पासवर्ड को हैश करेगी। हैश का क्या मतलब है, यूजर के प्लेन पासवर्ड को एक लंबी चौड़ी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके डेटाबेस में स्टोर करना। ये है हमारा हैश पासवर्ड का कॉन्सेप्ट। जरा इस कोड को देखें और अपने बराबर वाले से डिस्कस करेंगे इसमें क्या होगा। एंड पॉइंट, तीसरी चीज हमने क्या की, हैश द पासवर्ड। यहां पे हमने अभी तक जो है वो 3 काम किए। अगर आप बोले कि भाई एक और काम किया तो कह सकते कि भाई फेक यूजर्स डीबी का क्रिएटेड अ फेक यूजर्स डीबी लिस्ट। अब आप लिस्ट बोल रहे हैं, पाइथन की ज़बान में एरे बोल रहे हैं, सॉरी पाइथन की ज़बान में लिस्ट बोल रहे हैं या एरे बोल रहे हैं। और इससे पहले हमने एक और काम किया, वो क्या था, क्रिएटेड अ आइडेंटिक मॉडल फॉर द यूजर्स। ये हमने यहाँ पे अभी जो है वो 5 छोटे छोटे काम जो है वो हमने यहाँ पे कर लिए। प्लीज़ सारा फोकस जो है वो आप स्क्रीन पर रखें। अब मैं यहाँ पे अपने फास्ट एपीआई पे आता हूँ। सर्वर मैंने ऑलरेडी चला लिया, इसको मैंने रिफ्रेश किया, चल ही रहा है ना, हाँ जी। ये जो है वो मेरा क्या काम कर रहा है, मेरा जो है वो एंड पॉइंट यहाँ पे आपको शो हो रहा है। मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, उस ट्राई इट आउट के बटन पे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो है वो अब मेरे पास यही 2 फील्ड्स कहाँ पे आ रही हैं, स्कीमा में या मॉडल में यही 2 फील्ड्स आ रही हैं। क्यों, कहाँ से ये 2 फील्ड्स आई, यूज़र नेम और पासवर्ड। ये यूज़र नेम और पासवर्ड यही 2 फील्ड्स हैं जो अभी मैंने यूज़र क्रिएट करते हुए जो क्लास बनाई थी। ये चीज़ कहाँ से आ रही है मेरे पास, इस ऑब्जेक्ट से आ रही है। कितने लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, क्या ये यहीं से आ रही है, यस और नो, ठीक है। अच्छा, एक और मेन रीजन क्या है भाई, यहाँ पे मैंने बना दी इस क्लास को। एक और मेन रीजन ये है कि जब मैंने यूजर नाम का एक वेरिएबल बनाया था इस साइन अप के एंड पॉइंट पे, तो इसकी टाइप मैंने क्या रखी थी, ये यूजर क्रिएट, और ये यूजर क्रिएट ये ही है। तो यहाँ पे देखिए यूजर नेम पासवर्ड आ रहा है, मैं इनको हटा दूंगा, ये फील्ड्स मॉडिफाई हो जाएंगे, कुछ ऐड कर दूंगा, ये फील्ड्स और मजीद ऐड हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे इसको एक काम करता हूँ, एक यूज़र देता हूँ, देखूँ भी सही कोड चल भी रहा है कि नहीं। मैंने एक यूज़र नेम लिखा अली और एक पासवर्ड लिखा मैंने ali@456। अब मैं क्या करूँगा, इसको अपने एंड पॉइंट को एग्जीक्यूट करूँगा, देखूँ कोई चल रहा है, एरर आ रहा है, क्या सीन है। ठीक है, चलिए चल गया। इसमें रिस्पॉन्स बॉडी क्या आ गई, यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी कोई एरर नहीं है, मेरा कोड यहाँ तक तो सही चल रहा है। अब ये कैसे देखें यूज़र कहाँ क्रिएट हुआ,
तो एक काम करते हैं, एक और एंड पॉइंट बना लेते हैं @f.get, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ /get all users। नथिंग रॉकेट साइंस। मैंने सिर्फ एक इसका नाम पढ़ के पता चल रहा है यहाँ क्या होगा, सारे यूजर्स की लिस्ट मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो मैं यहाँ लिखूंगा async def get all users, और यहाँ पे मैं सिंपली रिटर्न करवा दूंगा अपना वो फेक यूजर्स डीबी का एरे जो मैंने ऊपर क्रिएट किया था। अब मैं करता हूँ काम एक ये, इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ ये काम हो गया है कि नहीं। अटक तो नहीं, का टर्मिनल चेक कर लेते हैं। नहीं, यहाँ तो कोई एरर मैसेज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गेट ऑल यूजर्स का भी मेरे पास एंड पॉइंट जो है वो शो होने लगा गेट रिक्वेस्ट में। अब मैं काम करता हूँ इसको, अब मेरे पास कितने एंड पॉइंट्स हैं, साइन अप और गेट ऑल यूजर्स। एक पोस्ट रिक्वेस्ट है और दूसरी गेट रिक्वेस्ट है। मैं पोस्ट में आया, दोबारा ऑफकोर्स सर्वर मैंने रिफ्रेश किया, तो मैं दोबारा इसको चेंज करता हूँ, सॉरी दोबारा यूज़र क्रिएट करता हूँ। मैंने लिखा अली @456। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको एग्जीक्यूट कर दिया। देखता हूँ कोई मसला तो नहीं आया। यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब जब यूज़र क्रिएट हुआ तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं दोबारा से इस एंड पॉइंट में आया गेट ऑल यूजर्स, जो कि मुझे क्या करेगा, यूजर्स की लिस्ट ला के देगा। मैंने क्या ट्राई इट आउट, देखते हैं इस एंड पॉइंट में क्या है, चल रहा है, इशू आ रहा है, एरर है, क्या चीज़। एग्जीक्यूट किया मैंने, और अब आप देख सकते हैं कि मेरा यूज़र नेम क्या था, अली। यूज़र नेम मेरा क्या था, अली। यूज़र नेम मेरा क्या था, अली। मेरा पासवर्ड क्या है, अली @456। अब उस गेट एंड पॉइंट, गेट ऑल यूजर्स के एंड पॉइंट में आते देखते हैं क्या स्टोर हुआ है। प्लास्टिक। अब आप ये यहाँ पे देखिए इस चीज़ को कि क्या मेरा यूज़र नेम है और क्या मेरा पासवर्ड है। नोट करें इस चीज़ को, यूज़र नेम वही है, यस और नो, यस। पासवर्ड क्या है, पासवर्ड क्या है मेरा, एक हैश स्ट्रिंग है, यानी मेरा जो ओरिजिनल पासवर्ड है उसको मैंने क्या किया, यहाँ पे हैश में कन्वर्ट किया है, या आसान लफ्ज़ों में उसको मैंने उसकी प्लास्टिक सर्जरी कर दी है, जो ऊपर यूज़र की कुछ यूज़र ने किसी और शक्ल में दिया था। और यहाँ पे मेरे पास अगर ऑफकोर्स अभी तो एक इन मेमोरी एरे है मेरे पास, लोकल स्टेट है, तो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। ऑफकोर्स आपके पास डेटाबेस होगा, वहाँ पे भी यही पासवर्ड जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये पासवर्ड अली @456 जो मैंने लिखा था, यहाँ पे किस तरह वो आपको शो हो रहा है। अब आप में से कोई भी क्या इस पासवर्ड को डिक्रिप्ट करके उसको ओरिजिनल पासवर्ड में ला सकता है? नहीं, ये है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ये था आपका पासवर्ड हैशिंग का कॉन्सेप्ट कि भाई जब यूज़र आता है, साइन अप करता है, उसकी बाकी डिटेल्स तो वैसी जाती है, लेकिन उसका जो पासवर्ड, जो पिन कोड इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो किस फॉर्म में जाती है, हैश वैल्यू। अब आपका एक सवाल होगा, ठीक है डेटाबेस में तो हैश है, लेकिन यूज़र को थोड़ी पता है ना, यूज़र इसको याद रख सकता है ना। मैं यूज़र को बोल सकता हूँ कि भाई ये लो अपना पासवर्ड, अब हमेशा से ये यूज़ करना, मेरे डेटाबेस में तो ये है। इस केस में हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक फंक्शन बनाएंगे जो हम बनाएंगे ब्रेक के बाद। ठीक है, अभी तक यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझे। 3:44 हो रहे हैं, 10 मिनट का टाइम है, 3:54 पे आ जाएगा। हम ब्रेक करते फिर हम आगे इसको शुरू करेंगे। ये जो है वो यहाँ पे एक डेटाबेस, फेक डेटाबेस नाम की एरे बनाई। फिर हमने जो है यहाँ पे एक एज केस कवर किया और यहाँ पे जो है वो हमने पासवर्ड को हैश किया। यहाँ पे क्या हुआ, हमारे यूज़र का पासवर्ड या अकाउंट जो है वो इस हद तक क्रिएट हो गया। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे यार इतना सारा कोड है। देखिए कोड कुछ भी नहीं है, सारी बातें कॉन्सेप्ट की है। कोड, अब तो एआई का टाइम है, आपने कौन सा कोड करना है, आपने तो क्लाउड कोड से करवाना है, सही है। ये आपने क्या करना है, सारा काम जो है वो क्लाउड कोड से करवाना है।
मैं इसलिए यहाँ पे अब आप पूछोगे भाई क्लाउड कोड से करना तो मैं क्यों हाथों से लिख रहा हूँ? मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि क्लास में जो है वो हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। मैं क्लाउड से लिखवाऊंगा, मैं हो सकता है अभी एक लॉगिन का भी एंड पॉइंट बनाना है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें और हमारे पास टाइम शॉर्ट है यहाँ पे, तो उसमें क्या होगा, काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा, तो मैं उस चीज़ को कॉपी कर लूँगा। बट नो टेंशन, मैं उस कोड की एक एक लाइन को पढ़ेंगे, देखेंगे तो किस तरह प्रोसेस हो रहा है। फिर मैं उस चीज़ को रिपीट करूँगा कि ये जो ऑथेंटिकेशन है और ये जो ऑथराइजेशन है, ये कोई भी लैंग्वेज बाउंड या किसी भी फ्रेमवर्क बाउंड नहीं है। जो काम आप यहाँ फास्ट एपीआई में कर रहे हो, वो सेम कॉन्सेप्ट आपके कहाँ अप्लाई होंगे? पाइथन का कोई दूसरा फ्रेमवर्क हो, जेंगो, फ्लास्क, वहाँ भी कोई दूसरी लैंग्वेज हो, अभी पाइथन है, जावास्क्रिप्ट हो, PHP हो, C# हो, जावा हो, हर जगह वो चीज़ें अप्लाई हो सकते हैं। प्लीज़ अब सारी बातें बंद, सारा फोकस स्क्रीन पे। ठीक हो गया? तो ये हमने अभी तक यहाँ पे 5 चीज़ें की। हमने क्या किया? यूज़र का अकाउंट बनाया और यूज़र का अकाउंट बनाने के बाद यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे मैंने स्टोर करा दिया। अगर मैं यहाँ पे एक और यूज़र क्रिएट करूँ तो यहाँ पे मैंने एक और यूज़र क्रिएट किया, अहमद। मैंने यहाँ पे लिख दिया अहमद 78890। ठीक है, एक इसको एग्जीक्यूट किया अपनी एपीआई को, यूज़र हुआ मेरा क्रिएट, और जब मैं दोबारा गेट ऑल यूजर्स को करूँगा एग्जीक्यूट, तो यहाँ पे क्या हुआ, अहमद का जो है वो मेरे पास यूज़र नेम आ गया और यहाँ पे पासवर्ड भी आ गया जी। तो यहाँ पे मैंने ये काम जो है वो सिंपली कर लिया। ठीक हो गया जी। अब बारी आती है लॉगिन की। अब आपको वो फ्लो पता है ना कि भाई फ्लो क्या होता है? सबसे पहले यूजर आता है और अपनी जगह बनाता है हमारी एप्लीकेशन पे। इसका मतलब क्या है? रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करता है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद क्या होता है? यूजर क्या करता है? लॉगिन करता है। ऑफ कोर्स यूजर कैसे लॉगिन करेगा? जो ईमेल, जो यूजर नेम, जो पासवर्ड उसने प्रोवाइड किया साइन अप करते वक्त, उसी को वो क्या करेगा? दोबारा लॉगिन करते हुए करेंगे। और हम यूजर को कैसे बताएंगे कि भाई आप सक्सेसफुली लॉगिन हो गए हो? ऑफ कोर्स जब वो हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता हो। और हम कैसे देखेंगे एग्जिस्टेंस को? सही मानने की क्या चीज है कि वो अपना यूजर नेम सही प्रोवाइड करें और अपना पासवर्ड भी जो है वो सही से प्रोवाइड करें। लेकिन इस केस में यूजर नेम तो अहमद है, वो प्रोवाइड कर देगा, बट पासवर्ड मेरे डेटाबेस में कुछ इस तरह का है। उसने कुछ पासवर्ड प्लेन सूरत में इस तरह का किया हुआ है। बात को ये प्रोग्रामिंग के बेसिक्स तो पता ही है कि जब इस तरह की स्ट्रिंग को हम इस तरह की स्ट्रिंग से मैच करेंगे तो ये कभी भी मैच नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या करें? अब यूजर को या तो हम ये पासवर्ड दे दें कि भैया आप हमेशा ये लगाओ, ये तो सही तरीका नहीं है, या तो फिर हम एक काम करें कि हम हैशिंग के कॉन्सेप्ट को कॉम्प्रोमाइज करें और कहें कि भाई जैसा यूजर पासवर्ड लगा रहा है वैसा ही जाने दो। लेकिन फिर वही मसले आ जाएंगे। अब यहाँ पे लॉगिन के प्रोसेस में हम एक काम करेंगे कि हम अब यूजर का पासवर्ड करवाएंगे वेरीफाई। क्या करवाएंगे? यूजर का पासवर्ड वेरीफाई करवाएंगे। और वो यूजर का पासवर्ड कैसे वेरीफाई होगा? अगर प्रोग्रामिंग के लिहाज में सोचें, नहीं ऑथराइजेशन तो बाद में होता है, ऑथेंटिकेशन ही चल रहा है। लॉगिन का प्रोसेस है ना। ऑथेंटिकेशन क्या होता है? लॉगिन साइन अप। ऑथेंटिकेशन का एक पार्ट हमने देख लिया, साइन अप। अभी हम लॉगिन पे ही है तो वो ऑथेंटिकेशन पे ही हमारा फोकस है। अब लॉगिन पासवर्ड या लॉगिन फंक्शनैलिटी देखने में तो बड़ी सीधी सादी लगती है, लेकिन उसके इन डेप्थ में
बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब हम क्या करेंगे, यूज़र का पासवर्ड यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे, यूज़र का पासवर्ड यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक अदद वेरीफाई पासवर्ड का जो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक फंक्शन है, मैं इसको करता हूँ क्या, कॉपी किया। अब आपको पता है एआई का टाइम है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, हर चीज़ जो है हमारी इसी तरह वर्क करेगी। मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका क्या नाम था, डेफ वेरीफाई पासवर्ड। अब क्योंकि यहाँ पे ये छोटा है, छोटा सा दिख रहा है, इसका फॉन्ट स्मॉल है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इन दो चीज़ों को यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये क्या है, मेरा एक अदद वेरिएबल जो मैंने ऊपर पासवर्ड हैशर की लाइब्रेरी से क्रिएट किया था, क्लास वगैरह बना के। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेरीफाई पासवर्ड का फंक्शन बनाया और अब ये वेरीफाई पासवर्ड का फंक्शन क्या कर रहा है, पासवर्ड हैशर डॉट वेरीफाई का यहाँ पे एक फंक्शन। ये पासवर्ड हैशर एक वेरिएबल है। ये वेरिएबल कहाँ से आया, ये वेरिएबल जो अभी मैंने ऊपर लाइब्रेरी में क्रिएट किया था ना, इस क्लास से जो इनिशिएट करके मैंने इसको क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया था, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, जिस वेरिएबल में स्टोर करा था, ये उस वेरिएबल का नाम है पासवर्ड हैशर। तो पासवर्ड हैशर आप लोग अपने जहन में रखिए कि उस वेरिएबल का नाम है जिसमें पासवर्ड हैश की लाइब्रेरी जो है हमने इनिशियलाइज की। जैसे हम लिखते हैं ना, ऐप इज इक्वल्स टू फास्ट एपीआई, तो यहाँ पे वही काम हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक फंक्शन बनाया जिसमें एक पासवर्ड हैशर क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। अब वेरीफाई आपको पढ़ के ही पता चल रहा होगा कि यूजर के दिए हुए पासवर्ड को और हमारे डेटाबेस में प्लास्टिक सर्जरी वाले पासवर्ड को क्या करेगा, कंपेयर करेगा, वेरीफाई करेगा। तो एज अ डेवलपर हमें इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। इस लाइब्रेरी में पासवर्ड हैश की ये लाइब्रेरी, सॉरी pwdlib की लाइब्रेरी है, पासवर्ड हैश की एक क्लास है, उसने ये काम इंटरनली अपने पास किया हुआ है। तो हमें कोई लंबे चौड़े 100 लाइन के फंक्शन नहीं बनाने, हमें सिर्फ क्या करना है, सिर्फ इस लाइब्रेरी को कॉल करके उसके वेरीफाई का फंक्शन कॉल करना है और वेरीफाई का फंक्शन कॉल करने के बाद इसमें एक प्लेन पासवर्ड नाम का वेरिएबल पास करना है और हैश पासवर्ड पास करना है। सिंपल इज दैट। ये क्या है, मेरे दो फंक्शंस के पैरामीटर है। क्या है, फंक्शंस के पैरामीटर है प्लेन पासवर्ड और हैश पासवर्ड। इसी को जो है मैंने यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे इस वेरीफाई के फंक्शन में पास कर दिया। वेरीफाई का फंक्शन कहाँ है, कहाँ से आया, वो pwdlib की जो लाइब्रेरी है वहाँ पे जो क्लास है वहाँ से ये वेरीफाई का फंक्शन हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो एज ए डेवलपर मुझे टेंशन नहीं लेनी कि मुझे 10-20 लाइन का 50 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। ये काम ऑलरेडी वो लाइब्रेरी कर रही है। जिस लाइब्रेरी ने पासवर्ड को वेरीफाई किया वही लाइब्रेरी जिस लाइब्रेरी ने पासवर्ड को हैश किया वही लाइब्रेरी जिम्मेदार है उस पासवर्ड को वेरीफाई करने की। तो सिंपल इज दैट। जब मैं इसको इस तरह लिखूंगा तो ये काम मेरा हो जाएगा। लेकिन इससे पहले एक बहुत बड़ा हाईलाइट, ठीक है, इससे पहले एक बहुत बड़ा हाईलाइट, और वो हाईलाइट क्या है, जब कभी भी यूजर लॉगिन करता है, अब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल टेक्निकल है, आपको याद रखना पड़ेगा। लॉगिन रजिस्ट्रेशन के फ्लो में ये पासवर्ड आपको ये कॉन्सेप्ट आपको ज़हन में होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है JWT टोकन्स का। कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, JWT टोकन्स का। अब ये टेक्निकल राउंड्स के लिए भी बड़ा ज़रूरी कॉन्सेप्ट है और ये ऑफ कोर्स आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि लॉगिन अगर आपकी फंक्शनलिटी मसला कर रही है तो क्या इशू है। सही है, कभी कभी जैसे काफ़ी एक इशू आता है, मैंने इशू पे काम किया था कि यूज़र लॉगिन तो हो जाता है बट अनएक्सपेक्टेडली वो यूज़र लॉगिन हो गया, एप्लीकेशन स्क्रॉल कर रहा है, अचानक से एप्लीकेशन से वो लॉग आउट हो गया। अब ये मुझे एक मसला आया था तो मैंने क्या किया, इसको फिर डील किया इससे। यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है JWT टोकन्स का।
अब ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और वेरीफाई पासवर्ड हम पढ़ने की हद तक, पढ़ाई की हद तक दोनों को अलग अलग कॉन्सेप्ट रखते हैं। जब हम कोड चलाएंगे कोड आपको मिल जाएगा, कोड की टेंशन नहीं है। हम यहाँ पे क्या समझेंगे, कॉन्सेप्ट, क्योंकि यही जरूरी है। जब कभी यूजर लॉगिन हो जाता है तो उसको असाइन होता है एक अदर JWT / एक्सेस टोकन। क्या असाइन होता है, JWT या एक्सेस टोकन। आपको दो चीजें यहाँ पे सुनने को मिल सकती है, एक JWT टोकन और एक एक्सेस टोकन। JWT का क्या फुल फॉर्म है, J stands for JSON, W stands for web, T stands for token। JSON वेब टोकन इसका फुल फॉर्म होता है, या इसको आप एक्सेस टोकन कहिए। यूजर साइन अप कर लिया, साइन अप करते हुए हमने क्या देखा, सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड हैश होगा। क्या होगा, पासवर्ड हैश होगा। अब ये एज अ डेवलपर आपको याद रखना है, या हम दो चीजें कर रहे हैं। जब यूजर साइन अप करता है तो पासवर्ड हैश होता है, क्यों होता है वो सब हमने देख लिया। साइन अप के बाद एक कौन सा प्रोसीजर आता है, लॉगिन का। अब लॉगिन करते हुए आपको दो चीजों का यहाँ पे ख्याल रखना है। किन चीजों का ख्याल रखना है, लॉगिन करते हुए आपको यहाँ पे दो चीजों का ख्याल रखना है। एक वो चीज जो वेरीफाई पासवर्ड हमने देखी कि भाई यूजर थोड़ी वो लंबी चौड़ी स्ट्रिंग डालेगा, यूजर तो जो है वो हमारा वही पासवर्ड लगाएगा जो उसने इंप्लीमेंट किया है, लेकिन फिर हमारे डेटाबेस में तो हैश पासवर्ड है। तो वो वेरीफाई का प्रोसेस आपने अभी देखा, उस लाइब्रेरी से हो रहा है, जिसने हैश किया वही वेरीफाई करेगा। अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या आती है, जेसन वेब टोकन्स। जब कभी यूजर साइन इन करता है या लॉगिन करता है तो आप या आपकी एप्लीकेशन उसको एक टोकन असाइन करती है। ठीक है, आई रिपीट, जब आप की एप्लीकेशन में यूजर लॉगिन करता है तो क्या होता है, आपकी एप्लीकेशन आपके यूजर को क्या करती है, एक JWT या एक्सेस टोकन असाइन करती है, इशू करती है। जैसे आपने गवर्नर हाउस में एडमिशन लिया, आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, आपने फॉर्म फिल किया, आपने साइन अप की, रजिस्ट्रेशन की। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद आज आपकी पहली क्लास है, आज आपकी 50वीं क्लास है। इसका मतलब कि जब भी आप संडे को 2 बजे आते तो आप लॉगिन कर रहे हैं, साइन अप कर रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि साइन अप आप 2 साल पहले कर चुके, वो फॉर्म देंगे, साइन अप फॉर्म। अब आप हर संडे को क्या करते हैं, यहाँ पे आके लॉगिन करते हैं, यानी इस एप्लीकेशन में, इस मार्की नाम की एप्लीकेशन में आप लॉगिन करते हैं। जब कभी भी आप लॉगिन करते हैं तो किसके थ्रू करते हैं, कार्ड। किसके थ्रू करते हैं, क्या चीज शो करवाते हैं वहां पे, कार्ड, आईडी कार्ड। क्या शो करवाते हैं, आईडी कार्ड। तो इसका मतलब है कि वो जो आईडी कार्ड है ना, वो है आपका JWT या एक्सेस टोकन। आप जब भी मार्की में आने की रिक्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है, आप लॉगिन करते हैं। क्या करते हैं, आप लॉगिन करते हैं। और जब लॉगिन करते हैं ना तो एडमिन वाले क्या करते हैं, एडमिन वाले क्या करते हैं, उस कार्ड को वेरीफाई करते हैं। तो यूं समझे कि वो आपको, और जब वो कहते हैं ना हाँ यस प्लीज प्रोसीड, आप अंदर जाइए, क्या कीजिए, आप अंदर जाएंगे, तो वो आप यूं सपोज करें कि वो आपको एक परमिशन या एक एक्सेस टोकन असाइन कर रहे हैं कि आपके पास इस मार्की को या एप्लीकेशन को एक्सेस करने का आपके पास जो है वो यहाँ पे एक टोकन है, हमने आपको असाइन यहाँ पे टोकन कर दिया। तो यहाँ पे हमें दो चीजें समझनी है। साइन अप वाला प्रोसेस हो गया, जो हैश हो गया पासवर्ड, बारी आती है अब लॉगिन की। लॉगिन करते हुए क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक पासवर्ड वेरीफाई होगा। वेरीफाई क्यों होगा, क्योंकि यूजर जो पासवर्ड लगा रहा है वो अलग है, मेरे डेटाबेस में जो पासवर्ड है वो बिल्कुल ही अलग है, हैश वैल्यू है। तो लॉगिन करते हुए पहला काम मैंने क्या किया, अपने पासवर्ड को
वेरीफाई किया। लॉगिन सिनेरियो, और लॉगिन सिनेरियो में यहाँ क्या होगा, पासवर्ड सबसे पहले क्या होगा, वेरीफाई। फिर क्या होगा, पासवर्ड वेरीफाई करने के बाद एप्लीकेशन विल असाइन अ JWT/एक्सेस टोकन। तो यहां पे क्या होगा, यूजर आपको JWT या एक्सेस टोकन आपको यूजर को असाइन करना होगा। अब ये क्यों है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये लाइट वेट है, नाम जेसन है, और जेसन हमने पहले ही देखा है कि जेसन का क्या फायदा होता है कि वो जो है वो लाइट वेट होता है। अच्छा, सपोज करें एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, तुक्का लगाएं, क्योंकि आपने ऑथेंटिकेशन तो की भी है, या गलत जवाब दें, कुछ भी कह रहे हैं, सही जवाब दें। यूजर एक दफा लॉगिन हुआ, अब ये सवाल आपको इसका जवाब ढूंढ के लाना है। अभी इसका जवाब मत दीजिएगा, बट जब इसको इम्प्लीमेंट करें तो इसका जवाब अपने पास जरूर निकालिएगा। यूजर एक दफा लॉगिन हुआ, लॉग आउट करके चला गया, दोबारा लॉगिन हुआ। जब पहली दफा लॉगिन हुआ तब भी JWT टोकन था, जब दूसरी दफा लॉगिन किया जब भी ऑफ कोर्स JWT टोकन था। यूजर जब भी लॉगिन करेगा ना, आपकी एप्लीकेशन क्या करेगी, उसको एक टोकन असाइन करेगी। ये तो पहली बार आपने लॉगिन किया ना, हो सकता है आप एक एप्लीकेशन पे 10 दफा लॉगिन करें, 100 दफा करें। तो इस केस में क्या होगा, आपकी एप्लीकेशन हर दफा उसको टोकन असाइन करेगी। अब आपका ये टास्क है कि इंप्लीमेंट करते हुए इसकी अंडरस्टैंडिंग बनाएं, अपने आप को जवाब दें, मुझे ना दें, कि जब यूजर जितनी दफा भी लॉगिन करेगा, क्या हर मर्तबा उसको एक नया JWT टोकन मिलेगा या वही रहेगा। ये आप लोगों का टास्क है इंप्लीमेंट करते हुए इसको, ये आप लोग देखें, न्यू मिलेगा या वही रहेगा, कहीं स्टोर हो जाएगा, कुकीज़ में होगा। ये आपका एक टास्क है जो आपको एप्लीकेशन इंप्लीमेंट करते हुए लगाना, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे दो चीज़ें देखी। साइन अप में हमने क्या देखा, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, और वो चीज़ क्या थी, पासवर्ड हैशिंग। ये दो चीज़ें भैया लॉगिन रजिस्ट्रेशन करते हुए आप लोगों को अपने जहनों में रखनी है। और एक सवाल आप लोगों के लिए यहाँ पे ये है कि इफ यूजर असाइन मल्टीपल टाइम्स, असाइन नहीं लिखना था, यूजर साइन इन मल्टीपल टाइम्स, विल द JWT/एक्सेस टोकन would be same every time or it would be a new one। ये सवाल का जवाब आप जाने और आपकी लॉगिन की फंक्शनैलिटी जाने। मैंने आप लोगों को ये सवाल यहाँ पे लिख दिया, हो सकता है ये आपको इंटरव्यू में पूछा जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये थी आपकी सिंपल लॉगिन की फंक्शनैलिटी। इसको अपने बराबर वाले से डिस्कस करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक्सेस टोकन प्रोवाइड करते हो। अब फिर वही बात कि भाई लॉगिन की फंक्शनैलिटी जितनी सिंपल दिखती है ना यूज़र के लिए होती है, डेवलप करने वाले के लिए, टेक्निकल यूज़र के लिए वो चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल नहीं होती। सारी बातें पर प्लीज सारा फोकस आप स्क्रीन पे। अब क्या होगा भाई, पासवर्ड हैश किया, एज अ डेवलपर अब मेरी जिम्मेदारियां तो बढ़ती जा रही है। पासवर्ड भी हैश करो, पासवर्ड को वेरीफाई भी करो, पासवर्ड को लॉगिन के टाइम एक्सेस टोकन भी क्रिएट करो। लेकिन फास्ट एपीआई का सबसे ज़बरदस्त फीचर यही है कि एज अ इंजीनियर आपको ये चीज़ खुद से हैंडल करनी पड़ती नहीं है। फास्ट एपीआई में ये सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी बिल्ट इन है। अगर मैं आपको यहाँ पे फास्ट एपीआई के डॉक्स अगर शो करवाऊँ, ये अगर आप देखेंगे ना, OAuth2 विद पासवर्ड एंड हैशिंग, 2 घंटे से बैरर विद JWT टोकन्स। तो अगर आप इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ें, ऑफ कोर्स पढ़ने का क्या स्मार्ट वे है, क्लाउड कोड। आपने क्या करना है, या जो भी कोई, अच्छा क्लाउड कोड मैं ऐसे यूज कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड बन गया है, तो मैं क्लाउड कोड कहूँ, मैं क्वेन कहूँ,
मैं जेमिनी CLI कहूँ, सब ये चीज़ करने पे जो है वो एबिलिटी रखते हैं। आपने क्या करना है, अगर आपके पास आपको स्मार्टली काम करना है, आप उस URL को कॉपी करें। वो देखिए जो एड्रेस बार में URL है ना, मैंने इसको कॉपी किया, मैं अपने क्लाउड पे आया या किसी पे भी आया, जेमिनी CLI, ChatGPT, ग्रॉक, जो भी है, यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट किया और मैंने यहाँ पे लाके इसको बोला कि भाई परफॉर्म अ वेब सर्च, या रोमन में बात करें इससे, ऊपर वाले URL पर रोमन में बात करें, वेब सर्च परफॉर्म करो। अब आप रोमन में लिखें, अगर आपको इंग्लिश या टेक्निकल वर्ड समझने में मुश्किल होती है, या मेरा आपको मशवरा है कि आप इंग्लिश में लिखें, इसको कहें कि आसान वोकैबुलरी में लिखें। और इसको ये भी लिखें, इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो आपको टेक्निकल वर्ड्स पता चलेगा, दूसरी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, ग्रामर अच्छी होगी। जो मैंने आपको कुछ क्लास पहले भी कहा था कि आर्टिकल्स भी यहाँ पे पेस्ट करें, जो भी आपको आर्टिकल ऐसा इंटरेस्टिंग लगता है यहाँ पे पूरा पेस्ट कर दें, वहाँ पे जाके ना पढ़ें, और उसको बोलो भाई इस आर्टिकल की 2-3 पैराग्राफ की समरी बनाओ, कोशिश करें इंग्लिश में करें। सपोज आपको कोई एक ऐसा वर्ड मिलता है जिसका मीनिंग नहीं पता, तो आप इसी को बोलें कि भाई मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग ब्रैकेट में लिख के मुझे दे दो, सिंपल यहाँ पे वो पूरा आपको बता देगा। इसको यहाँ पे कहेंगे भाई सर्च, इस पे वेब सर्च परफॉर्म करो और मुझे 2 पैराग्राफ की समरी एक्सट्रैक्ट करके दे दो, वोकैब्युलरी को इजी रखना, मैं एक बिगिनर हूँ। सिंपल, या तो इंग्लिश में लिखना, इंग्लिश में लिखना, रोमन में लिखना, चाहे रोमन में लिखना। हमने इस तरह लिख दिया, एंटर किया, अब ये अपना काम करेगा, जब समरी आ जाए आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा काम, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा है, ऑफ कोर्स आज की क्लास है टेक्निकल, तो सिंपल ये भी मैं बता चुका हूँ कि भाई यहाँ पे जाएं, इस मेरी रेपो को क्लोन करें, सही पहले स्टार दे दीजिएगा। आपने इसको क्लोन किया, बेल आइकन होता नहीं है गिटहब पे, वरना मैं उसका भी बोल देता हूँ। आपने उसको क्लोन किया, इसी पे क्लाउड कोड को या कोइन को, जेमिनी CLI को ओपन करें, और जो भी आपको लगता है कि भाई क्लास 17 में जो पढ़ा उसमें आप नहीं थे, एब्सेंट थे, या क्लास में भी थे, तो कुछ कॉन्सेप्ट आपको मुश्किल लगे, उसको बोलो कि भाई मैं इसमें से नोट्स निकाल कर मुझे प्रोवाइड कर दो। अब आपकी मर्जी, आप लंबे चौड़े पैराग्राफ लिखवाएं, बुलेट पॉइंट्स लिखवाएं, दैट इज अप टू यू। AI का यूज़ करो, वरना AI आपको कहीं यूज़ होने नहीं देगा। ठीक हो गया? तो ये बात मैंने आपसे कही। अब जैसे आपने देखा आज की क्लास में कितने कॉन्सेप्ट हैं, कोड छोटा सा एक फाइल का ही है, और मैक्सिमम कोड वही है जो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। कोड भी आपने AI से लिखवाना है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने की जिम्मेदारी किसकी है? आप लोगों की है। प्लीज सारी बातें बंद, सारा फोकस करिए। AI की है। अच्छा, हम ये कह रहे, मैं ये बात कर रहा था, फास्ट API की यही ज़बरदस्त चीज़ है कि वो आपको हर चीज़ ऑलरेडी बिल्ट इन प्रोवाइड कर देता है। या PWLib और PWLib और हैशिंग की जो लाइब्रेरी, और एक और लाइब्रेरी है, नाम भूल गया मैं, हाँ ये लाइब्रेरी फास्ट API सिक्योरिटी का एक पैकेज है। सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि भाई आपको जो है हर चीज़ यहाँ फास्ट API में बिल्ट इन मिल जाती है। शर्त ये है कि आपको कॉन्सेप्ट्स पता होना ज़रूरी है, नेसेसरी है। अब आप ये सोच रहे हो कि पासवर्ड हैश करना है, प्लीज़ सारी बातें बात, पासवर्ड हैश करना है, फिर उसको वेरीफाई करना है, फिर एक्सेस टोकन क्रिएट करना है। अच्छा, एक्सेस टोकन कब क्रिएट होगा, ज़हन में रखें, कब क्रिएट होगा? साइन अप के टाइम, लॉगिन के टाइम। लॉगिन के टाइम आपका एक्सेस टोकन क्रिएट होगा। आप तो बोलेंगे भाई जिम्मेदारी तो बढ़ती चली जा रही है, सिर्फ समझने की हद तक आपको ये याद रखना है, ये सारा काम वो लाइब्रेरी खुद आपको प्रोवाइड कर रही है। ये देखें, मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट टू सेव द टाइम एंड डिलीवर द कॉन्सेप्ट, मैंने यहाँ पे क्रिएट एक्सेस टोकन, क्या किया मैंने यहाँ पे? क्रिएट एक्सेस टोकन का एक फंक्शन यहाँ पे ऑलरेडी बना दिया। सही है? जस्ट टू सेव द टाइम। आपने भी इसको कॉपी करना है, पता होना जरूरी है कि यहाँ हो क्या है। और वेरीफाई पासवर्ड तो ऑलरेडी हम पहले से इसको क्रिएट
कर चुके थे, इसे 2 बार लिख दिया मैंने गलती से, सॉरी। ये मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। हैश पासवर्ड हमने देख लिया। वेरीफाइड टोकन, अब इसको देखेंगे, क्रिएट एक्सेस टोकन। अब एक्सेस टोकन मैं कहाँ क्रिएट करूँगा? एक लॉगिन का एंड पॉइंट बनाऊंगा और वहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपना लॉगिन का एंड पॉइंट जो है वो मैं क्रिएट करूँगा। सॉरी, लॉगिन के एंड पॉइंट में इस फंक्शन को मैं क्या करूँगा, यूज़ करूँगा, जिससे क्या होगा, मेरा एक एक्सेस टोकन क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यहाँ नीचे आता हूँ और यहाँ पे मैं एक लॉगिन का एंड पॉइंट बनाऊँ। साइन अप का मैंने एंड पॉइंट बना लिया, यस और नो? अब लॉगिन की बारी, मैंने लिखा @app.post, ऑफ कोर्स लॉगिन, क्योंकि यूजर डाटा भेज रहा है। ठीक हो गया। और यहाँ पे क्या बात है, अभी मैं इतना लंबा चौड़ा नहीं करता उस फंक्शन को, मैं सिंपल लिख देता हूँ एक्सेस टोकन इज इक्वल्स टू नन, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट एक्सेस टोकन और रिटर्न करवा दूंगा उस एक्सेस टोकन को। ठीक है, सिंपल इज दैट। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये फॉर्म डाटा क्या चीज़ है और ये क्रिएट एक्सेस टोकन क्या है, ये समझ लेंगे तो जो है वो आपने काफ़ी हद तक आज का काम समझ लिया। यहाँ पे आपको एक क्लास दिख रही है, फॉर्म डाटा। अच्छा, ये क्लास जो भी है, ये डिपेंड्स का फंक्शन देखा है आपने? आज पहली बार देख रहे हैं या पहले भी कभी देखा है? कब? आज जिन्होंने सोचे। अच्छा, डिपेंड्स का एक फंक्शन है, या तो ये मेरा बनाया हुआ है या कहीं से इंपोर्ट हो रहा है। तो ये कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है? ये फास्ट एपीआई से इंपोर्ट हो रहा है। कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है? फास्ट एपीआई से। डिपेंड्स को अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करें तो क्या है? किसी पे भी भरोसा करना, निसार करना, किसी पे डिपेंडेंट रहना। सही है कि भाई अगर ये होगा तो ही मेरा काम होगा, वरना ये चीज़ नहीं होगी। इसको हम कहते हैं किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट रहना। तो अब डिपेंड्स है। अच्छा, ये सिर्फ आपको समझना है, इसमें ज़्यादा आपको इन डेप्थ जाने की नीड नहीं है। ये क्लास है OAuth 2 पासवर्ड रिक्वेस्ट फॉर्म। क्या है OAuth 2 पासवर्ड रिक्वेस्ट फॉर्म? जब कभी भी यूज़र अपनी डिटेल्स फिल करता है ना, तो वो डिटेल्स सर्वर पे जाती है फॉर्म डाटा की शक्ल में। प्लीज सारी बातें बंद। जब कभी भी यूज़र फॉर्म फिल करता है तो वो सर्वर पे किस फॉर्म में जाती है, किस शक्ल में जाती है? फॉर्म डाटा की शक्ल में। किस शक्ल में जाती है? फॉर्म डाटा की शक्ल में। फॉर्म डाटा यही है कि जो यूजर्स क्रेडेंशियल्स भेज रहा है ना, ठीक है, जो यूजर्स क्रेडेंशियल्स भेज रहा है, बस उसको वो एक खास फॉर्मेट में ले जाता है। तो ये है फॉर्म डाटा का सिंपल सा इंट्रोडक्शन। एक वेरिएबल ही, आप इसको एक वेरिएबल की तरह भी ट्रीट करें अगर आपको ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाना तो, कि भाई फॉर्म डाटा नाम का एक वेरिएबल है। या यूँ इसको ट्रीट करें कि यूज़र ने जो फॉर्म फिल किया उसका डाटा है। अभी के लिए छोड़ दें इसकी टेक्निकलिटी को। फॉर्म डाटा का सिंपल से क्या मतलब है कि यूज़र ने जो फॉर्म फिल किया उसका डाटा। सिंपल इज दैट। जो वेरिएबल कह रहा है हम वही मान लेते हैं। इस वेरिएबल का क्या नाम है? फॉर्म डाटा। फॉर्म डाटा को हम किस तरह ट्रीट करेंगे, किस तरह याद रखेंगे कि यूज़र जो अपना फॉर्म फिल कर रहा है साइन अप का या लॉगिन का, उसका डाटा। बस सिंपल इज दैट। इस डाटा की एक टाइप होगी, ऑफ कोर्स कॉलन लगा हुआ है, तो ये क्या है? एक टाइप है। इसकी एक वैल्यू के भाई ये डिपेंड होगा। अच्छा, इसका क्या मतलब है? मुझे एक बात बताएं, इस एक लाइन का क्या मतलब है कि ये एपीआई डिपेंडेंट है। ये जो लॉगिन की एपीआई है ये डिपेंडेंट है किस पे? यूजर के फॉर्म डाटा पे। ये जो एपीआई मेरी लॉगिन एपीआई है, जब इसको मैंने इज इक्वल्स टू डिपेंड्स रखा हुआ है, अगर आपकी पाइथन या जावास्क्रिप्ट अच्छी है तो आपको पता होगा कि हम डिफॉल्ट पैरामीटर्स इस तरह प्रोवाइड कर देते हैं। अगर मैं यहाँ इसकी वैल्यू 5 लिख दूँ या 6 लिख दूँ तो इसका क्या मतलब है कि इस जो फॉर्म डाटा की वैल्यू है ये क्या है? 6 है। 5 या 6 है, ऐसा ही है।
इस फॉर्म डेटा की वेरिएबल की वैल्यू क्या है? 6 है। यहां तक सबको क्लियर है? यस और नो? सही है। अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करके लिख दूं डिपेंड्स, अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करके लिख दूं क्या? डिपेंड्स। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो मेरी लॉगिन की एपीआई है ये डिपेंडेंट है किस पे? यूजर के फॉर्म डेटा पे। किस पे डिपेंडेंट है? यूजर के फॉर्म डेटा पे। आप अगर चाहें ना तो इस फॉर्म डेटा में क्या आ रहा है इसको यहां पे प्रिंट करवा के देख लें। फॉर्म डेटा डॉट यूजर नेम। आपको इंटेलिजेंस का तो पता है कि वीएस कोड में इंटेलिजेंस क्या होती है। अभी यहाँ पे फॉर्म डेटा डॉट यूजर नेम, इसका मतलब क्या है कि फॉर्म डेटा नाम का एक ऑब्जेक्ट है, उसमें एक एट्रीब्यूट है किस नाम का? यूजर नेम का। अगर मैं यहाँ डॉट लगाऊं तो यहाँ पे ये पासवर्ड नजर आ रहा है आपको? पासवर्ड और ये यूजर नेम। इसकी और भी टाइप्स हैं जो आपको फास्ट एपीआई या डिपेंड्स के फंक्शन से मिल रही है। ठीक है, ये आपको कहां से मिल रही है? फास्ट एपीआई के डिपेंड्स के फंक्शन पे, जिसने आपके यूजर नेम और पासवर्ड को भी यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यूजर नेम। ठीक हो गया? यहाँ पे क्या हो गया? यूजर मेरा क्या हो गया? मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पे कौन सा एक फंक्शन है? क्रिएट एक्सेस टोकन। क्या है यहाँ पे? क्रिएट एक्सेस टोकन। अब ये वही बात है जो हमने थोड़ी देर पहले की थी कि भाई यूजर जब लॉग इन करेगा तो क्या होगा? एक एक्सेस टोकन जनरेट होगा। एक्सेस टोकन या JWT टोकन, एक्सेस टोकन या JWT टोकन। तो वो JWT टोकन कौन से फंक्शन से आ रहा है? क्रिएट एक्सेस टोकन से। अब इस फंक्शन में क्या है? इस फंक्शन में सिंपली मेरा JWT टोकन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, क्या क्रिएट हो रहा है? मेरा JWT टोकन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अब वो क्रिएट किस तरह हो रहा है वो ये जाने, ये फंक्शन जाने, हमें बस यहाँ पे यही लेना देना है कि यहाँ पे आपको JWT.encode दिख रहा है। ये लाइन रिस्पॉन्सिबल है मेरे JWT टोकन को क्रिएट करने की। अब काफी टेक्निकलिटी सुन ली, अब समझे, फ्लो समझे सुकून से। हमने यहाँ पे क्या किया? लॉगिन सिनेरियो में सबसे पहले पासवर्ड वेरीफाई किया, ठीक है, ओके। और फिर मैंने क्या किया? यहाँ पे एक JWT टोकन यहाँ पे क्या किया? असाइन किया। किस फंक्शन के थ्रू किया? सही है। सबसे पहले तो क्या किया? अपने लॉगिन की एपीआई को डिपेंडेंट करवाया। सही है, लॉगिन की एपीआई को मैंने क्या किया? डिपेंडेंट करवाया। किस पे? यूजर के फॉर्म डेटा पे। लॉगिन एपीआई, अब ये स्पेशल चीज है तो इसलिए मैं यहाँ पे इस तरह लिख रहा हूँ, डिपेंड्स ऑन फॉर्म या यूजर डेटा। और फॉर्म डेटा का क्या मतलब है? यूजर ने जो फॉर्म फिल किया उसका डाटा लाके दे दो, सिंपल इज दैट। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सही है। फिर मैंने क्या लिखा? यहाँ पे मैंने क्या हुआ भाई? यहाँ पे एक क्रिएट एक्सेस टोकन का एक फंक्शन बनाया दैट रिटर्न्स JWT टोकन। सिंपल इज दैट। ठीक हो गई बात? सही है। कोई सवाल है किसी का? पहले इसको समझे, चल सवाल रिलैक्स होके पहले इन दो चीज़ों को समझें ताकि हमारी चीज़ें जो है वो ज़्यादा हैवी ना हो। हैवी हो भी रही तो समझना तो पड़ेगा। इन 4 चीज़ों को देख। What happened?
कुछ हद तक आ गई होगी या काफ़ी हद तक आ गई होगी, क्योंकि इम्प्लीमेंट आप लोगों ने किया है। Q2 में भी आप लोग जो है वो इसको देख चुके हैं। रिलैक्स हो जाए, ये कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्स पहली दफ़ा में 110% किसी के भी माइंड में नहीं उतरता। अगर आपको 55, 60, 70% तक अगर समझ आ गया तो वेरी नाइस। अच्छा, इससे एक फ़ायदा ये है, ऑथेंटिकेशन में इतनी जो है वो हमारी जान लग गई। ऑथराइजेशन मैं आपको कोड ऑलरेडी प्रोवाइड कर दूंगा। अब आज संडे आज ही है ना? हाँ, आज शायद आज ही डेडलाइन है हैकाथॉन 2 के तमाम सबमिशन की। कल की है, 9 तारीख की है। तो आपके पास एक अच्छी चीज़ ये है, आज है आई थिंक भाई, कल की है, वो देखना यार, 11 लड़ लो, मज़ा नहीं आ रहा है, लड़ो। आज 8 ऑफ फेब है, 4:45। मैं तो कहता हूँ अभी मैं खुद क्लोज कर देता हूँ, ना कल की ना आज की। एक सेकंड ग्रुप पे आया। खैर, जब की भी है आपके पास टाइम है, चाहे रात 12 बजे तक की हो या कल 12 बजे तक की हो। आप संडे आफ्टरनून क्लास 18 की डायरेक्टरी में अगर जाएंगे ना, तो आपको 2 फाइल्स ऑलरेडी मिलेंगी। कितनी फाइल्स? 2 फाइल्स। कौन कौन सी? एक main.py और एक RBAC_main.py। दोनों फाइल 95% सेम है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है, और वो है ऑथराइजेशन का। क्या डिफरेंस है? ऑथराइजेशन का 9 ऑफ फेब है, यानी कल है, कल 12 बजे तक की डेट है। ठीक हो गया? अच्छा, ऑथेंटिकेशन आपने देख लिया, सही है। और हमने यहाँ पे एक्सटेंसिवली इसके क्या किए, प्लीज सारी बातें पर, इसके कॉन्सेप्ट भी सारे देख लिए, प्लीज सारी बातें बंद। आपने क्या किया? ऑथेंटिकेशन में साइन अप के और लॉगिन के सारे वो छोटे छोटे स्टेप्स जो पूरी आपकी फंक्शनैलिटी को बनाते हैं, वो सारे आपने यहाँ पे देख लिए। कोड आपके पास ऑलरेडी है, आप चाहें, और ऑफ कोर्स आपको करना भी ऐसा ही चाहिए, आप इन 2 फाइल्स में से उस कोड को उठाएं और अपनी एप्लीकेशन में जाके लगा दें। अगर आपकी ऑथराइजेशन ऑलरेडी ऑफ कोर्स चल गई है, तो मैं ये नहीं कह रहा चेंज करके ये कोड लगाएं। ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन कर ली है आपने, उसको फिर मत छेड़े, चलती हुई चीज़ को नहीं छेड़ना चाहिए प्रोग्रामर में। किसी की वो चीज़ इनकम्प्लीट है तो यहाँ से उसको वो मिल जाएगी। अच्छा, इसका बैकएंड पूरा रेडी है, जो रिक्वायरमेंट्स हैकाथॉन की थी ना, वो पूरा का पूरा बैकएंड यहाँ पे रेडी है। और हमने अभी ऑथेंटिकेशन को वाइंड अप भी कर लिया। ऑथराइजेशन जल्दी से 2 लाइन का इसका इंट्रोडक्शन है, अभी कोई जाए नहीं यहाँ से, सब बैठे हैं। ऑथराइजेशन का क्या मतलब है? ऑथराइजेशन जो अल्फाज है ना, ये एक्सट्रैक्ट हुआ है अथॉरिटी से। किससे एक्सट्रैक्ट हुआ है? अथॉरिटी। ऑथराइजेशन किससे एक्सट्रैक्ट हुआ है? अथॉरिटी। अथॉरिटी यहाँ पे किस चीज की? आप एक एप्लीकेशन में लॉगिन तो कर गए। अच्छा, एक ये चीज, ऑथराइजेशन का क्या मतलब है? अथॉरिटी। ऑथराइजेशन कब होगी? हमेशा ऑथेंटिकेशन के बाद होगी। भाई ऑफ कोर्स आप एक जगह अपनी जगह बनाएंगे, तभी आपको आपके स्कोप, किस हुदूद में आपने रहना है, एक चीज को यूज करने की अथॉरिटी कितनी है, ये ऑथेंटिकेशन के बाद का स्टेप। आपने यहाँ पे गवर्नर हाउस में एडमिशन लिया, तो आपने ऑथेंटिकेशन की क्या की? ऑथेंटिकेशन की। ऑथराइजेशन का क्या मतलब है कि एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन को यूज करने की अथॉरिटी, उस एप्लीकेशन में रहने की हुदूद आपके पास कहां तक की, कितने तक की। आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हुए गए एज अ नॉर्मल यूजर, तो यहां पे क्या हुआ? आप व्हाट्सएप ग्रुप में आ तो गए, लेकिन उस व्हाट्सएप ग्रुप की कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज को यूज करने की आपके पास अथॉरिटी है,
कितनी हुदूद में आप रह सकते हैं, ये क्या चीज कहलाती है? ऑथराइजेशन। अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप के नॉर्मल यूजर हैं तो आप क्या कर सकते हैं? मैसेजेस भेज सकते हैं, वॉइस मैसेजेस भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस भेज सकते हैं, पिक्चर, वीडियोस, या जिसको हम कह लें मीडिया फाइल्स, आप जो है वो भेज सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप के कोई नॉर्मल से यूजर हैं, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप के कोई नॉर्मल से यूजर हैं, तो क्या आप किसी भी यूजर को ऐड कर सकते हो? नो। सोच के बताओ। नहीं कर। किसी भी नए यूजर को ऐड और रिमूव कर सकते हो? रिमूव कर सकते हो? नहीं। नो। ठीक है। अच्छा, अब जैसे यहाँ की एग्जांपल लेते हैं। मैं यहाँ पे एज अ फैकल्टी मेंबर हूँ, टीचर हूँ। यहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स भी है, स्टूडेंट्स भी है और सरमीन भी है। मैं एज अ फैकल्टी मेंबर क्या दूसरे फैकल्टी मेंबर को ऐड या रिमूव करने की अथॉरिटी रखता हूँ कि नहीं रखता हूँ? नहीं रखता हूँ। मैं किसी भी दूसरे फैकल्टी मेंबर को जाके ऐड या रिमूव नहीं कर सकता। ये अथॉरिटी, ये हुदूद, ये पावर किसके पास है? अमीन भाई के पास है। सही है। किसी भी कोऑर्डिनेटर को ऐड या रिमूव करने की क्या अथॉरिटी मैं रखता हूँ? मैं इस चीज को रखता हूँ। तो ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है? लॉगिन साइन अप। लॉगिन साइन अप के बाद फिर एक चीज आती है, क्या? ऑथराइजेशन। और ऑथराइजेशन का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज की हुदूद जो है वो बताना, या किसी भी चीज की अथॉरिटी को बताना। तो आज की क्लास की समरी क्या थी? ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन क्या होता है? आप कौन हैं? सही है, आप कौन है। ऑथराइजेशन का क्या मतलब होता है? आपके पास क्या है? क्या क्या पावर है। ऑथेंटिकेशन में 2 स्टेप आते हैं, साइन अप और लॉगिन। साइन अप करते हुए हम क्या करते हैं? साइन अप करते हुए हम क्या करते हैं? पासवर्ड को हैश करते हैं, ताकि जो प्लेन पासवर्ड यूजर दे रहा है वो डेटाबेस में स्टोर ना हो। हमेशा उसको हैश करते हैं या उसकी प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। फिर लॉगिन का स्टेप आता है। लॉगिन के स्टेप में क्या होता है? अब क्योंकि पासवर्ड यूजर के पास डिफरेंट है, मेरे डेटाबेस में डिफरेंट है, तो यहाँ पे एक वेरीफाई पासवर्ड का कॉन्सेप्ट आता है। क्या कॉन्सेप्ट आता है लॉगिन सिनेरियो में? वेरीफाई पासवर्ड। एज अ डेवलपर हमें टेंशन नहीं लेनी, हमें वो वेरीफाई पासवर्ड का बस वो फंक्शन कॉपी करना है, उसको कॉल करना है, वो pwd की लाइब्रेरी खुद करेगी। जब यूजर साइन इन कर लेगा, लॉगिन करना होता है, तो एक दूसरा स्टेप क्या होता है? उसको एक टोकन JWT या एक्सिस टोकन असाइन करना। और वो एक्सिस टोकन असाइन करना भी हमारा हेडिंग नहीं है, वो फास्ट API और वो लाइब्रेरी खुद करेगी। सही है। ये हो गया ऑथेंटिकेशन। ऑथराइजेशन क्या होता है? उसी ऑथेंटिकेशन से आए हुए यूजर को हम बताते हैं कि भाई आपके पास इस एप्लीकेशन को यूज करने की अथॉरिटी, पावर जो है वो कितनी है। अगर मैं आपके पोर्टल को एक्सेस करूं, मैं अपने स्टूडेंट के तमाम स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स को देख सकता हूं, लेकिन अगर आप उस एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट करेंगे तो आप वो चीज नहीं देख सकते, नहीं एक्सेस कर सकते। तो ऑथराइजेशन जितना इंपॉर्टेंट और पावरफुल टॉपिक, सेंसिटिव टॉपिक ऑथेंटिकेशन है, उतना ही वो ऑथराइजेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सही है। फिर क्या होता है? यही चीज, कोई ऐसा एंड पॉइंट है जिस पे सिर्फ एडमिन जा सकता है। अगर फैकल्टी की कोई अटेंडेंस देखनी है, अब आपको पता है कि फैकल्टी मेंबर मैं हूं, लेकिन मैं दूसरे फैकल्टी मेंबर की अटेंडेंस वगैरह को नहीं देख सकता। मैं कोऑर्डिनेटर्स के रिकॉर्ड को दे सकता हूं, लेकिन दूसरे फैकल्टी मेंबर्स के रिकॉर्ड को मैं नहीं दे सकता। तो दूसरे फैकल्टी मेंबर के डाटा को एक्सेस करने की अथॉरिटी मेरे पास नहीं है, वो किसके पास होगी? सर अमीन के पास। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जो पढ़ा वो लिंक्डइन, ट्विटर पे ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। कोड आपको मिल जाएगा बैकएंड का पूरा।